नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने भौतिक विज्ञान का सिलेबस और भौतिक जगत के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया था, जहाँ पर हमने भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, साइंस क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज पहले ही चैप्टर का एक नया टॉपिक है प्रकृति के मूल बल। इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, टॉपिक है हमारा प्रकृति के मूल बल, यानी कि फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो सबसे पहले तो बल क्या है। वैसे तो हम आगे बल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हल्का सा नॉलेज के लिए हमने लिखा है कि बल क्या होते हैं। जैसे देखो, यदि कोई वस्तु है, ये स्थिर है, ठीक है, यदि मैं इस पे बल नहीं लगाऊं तब तक ये गति करेगी क्या? नहीं ना। इसका मतलब कोई ऐसा कारक जो इसकी स्थिति को बदल दे, वो क्या है? बल। इसके अलावा मान लो ये गतिशील है, तो जब तक आप इस पे कोई बाह्य कारक नहीं लगाओगे, यानी इसको पकड़ के नहीं खींचोगे या धक्का नहीं मारोगे, ना तो ये तेज चलेगी ना ये रुकेगी, ठीक है। इसका मतलब वस्तु की स्थिति या गति में जो परिवर्तन करने वाले कारक है, वही क्या कहलाते हैं? हमारे बल कहलाते हैं। यानी कि वस्तु की स्थिति और उसकी गति, इन दोनों में यदि परिवर्तन हो जाता है तो जो परिवर्तन करने वाला कारक है वो हमारा क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब ऐसे तो हमने बहुत सारे बलों के नाम सुने हैं 10th में भी। पेशीय बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हैं और वान डर वाल्स बल हैं। कई सारे बल सुने हैं हमने। अभिकेंद्रीय बल सुना है, अपकेंद्रीय बल सुना है, ठीक है। तो क्या इतने सारे बलों का अस्तित्व है? देखो, अस्तित्व सभी बलों का है, लेकिन प्रकृति में जो मूल रूप से जो बल हैं, यानी कि प्रारंभ में जिन बलों के बारे में जाना गया था, जो प्रकृति का हमारा आधार है, वो हमारे 4 हैं, ठीक है। तो चारों के हमने नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहला है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, इसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक बलों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पूरा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ठीक है, वहाँ इसको डिटेल से पढ़ेंगे। पर चूँकि दिया हुआ है तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये बल क्या होते हैं। बाकी हम विद्युत चुंबकीय बलों के बारे में डिटेल से 12th में पढ़ेंगे। वहाँ हमारे प्रबल नाभिकीय बल भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देख लेते हैं कि कौन से बल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं। देखो, ये मेरे पास कोई 2 पिंड है, इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2। बिना द्रव्यमान के वस्तु का अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। तो ये m1 है और ये m2 है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान रखी है हमने? r। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है F, ये प्रोपोर्शनल होता है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के। दोनों द्रव्यमानों को क्या कर दिया हमने? गुणा, और इनके मध्य की जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के, ठीक है। तो इसको हम समेकित रूप में लिखते हैं। अब जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह खोलते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है g, यानी कि F बराबर आता है हमारे पास g m1 m2 अपॉन r²। g को कहते हैं गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है। तो इसको अभी हम लिख लेंगे यहाँ पर कि g क्या है हमारा? गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। इसकी फिक्स वैल्यू होती है। तो ये जो F है, ये हमारा क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल 2 पिंडों के मध्य में लगेगा, ठीक है। उनके मध्य की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक। तो ये तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। अब देखो, इसके बारे में खास बात क्या है कि ये द्रव्यमान के कारण लगता है। यदि पिंडों का द्रव्यमान नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल तभी लगेगा जब 2 पिंडों के मध्य द्रव्यमान है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। और कोई वस्तु है जो नीचे की तरफ आ रही है, उसका भी क्या द्रव्यमान है। तो हम कहते हैं कि वस्तु नीचे क्यों आ रही है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा आकर्षण की प्रकृति होती है, यानी कि कभी भी दोनों द्रव्यमान एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। दोनों में सदैव क्या होगा? आकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति के होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़,
द्रव्यमान यदि है तो ही हमारे गुरुत्वाकर्षण बल लगेंगे। तो ये किसकी वजह से लगते हैं? द्रव्यमान के कारण लगते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये प्रकृति के सबसे दुर्बल बल है, सबसे वीक फोर्स है। यानी कि अगर हम देखें प्रकृति में हमारे जितने भी बल है उनमें सबसे कमज़ोर बल है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ से देखिए, अगर दूरी का मान ज़्यादा होगा तो बल का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यानी कि एक पिंड आपका यहाँ पर है और एक पिंड बहुत ही दूर है, जैसे हम अंतरिक्ष में मान लेते हैं, तो अंतरिक्ष वाले पिंड और पृथ्वी के बीच में जो आकर्षण की प्रकृति वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये जो लिखा है ये हमने गुरुत्वाकर्षण बल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो हमने कहा था कि जी क्या है यहाँ पर? गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये मात्रक का भी आपको ध्यान रखना है। अगले चैप्टर में हम पूरा मात्रक पढ़ेंगे, मात्रक कैसे निकालते हैं, विमा क्या होती है, सब वहाँ पर पढ़ेंगे। तो अभी हमको केवल ध्यान रखना है कि समानुपाती स्थिरांक हटाने पर एक नियतांक आता है जी, और जिसे कहते हैं गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, और जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है हमारा विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले तो देखो, विद्युत का मतलब विद्युतीय गुण होंगे और चुंबकीय का मतलब चुंबकीय गुण होंगे, यानी इन बलों में विद्युत और चुंबक दोनों के गुण होते हैं। तो ऐसा कब होता है? जब हमारा आवेश गतिशील होता है, जब हमारा आवेश गति कर रहा होता है। जैसे मैंने कोई चार्ज बना लिया Q, जब ये गति करेगा तो विद्युत और चुंबक यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश की वजह से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पर विद्युत और चुंबकीय प्रभाव दोनों हमको दिखाई देते हैं। अब देखो, जो विद्युत चुंबकीय बल है वो किसके कारण लगेंगे? केवल आवेशित कणों में ही लगेंगे। तो इसका एक पॉइंट हो गया कि विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के मध्य ही लगता है। दूसरा कि आवेशित जो कण होते हैं वो परस्पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों दिखाते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी होते हैं और दोनों एक दूसरे को दूर भी भेजते हैं। इसलिए ये जो बल होते हैं ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट है इसमें, अभी हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल। हम कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे कमज़ोर बल है, तो उससे जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बल है वो है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुणा अधिक प्रबल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो गतिशील आवेश है केवल वही क्या करते हैं? हमारे विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब इसमें हमारा लॉरेंज बल आएगा, जो हम आगे हाई स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अभी हमें कुछ ये मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के मध्य लगेगा, गुरुत्वाकर्षण से अधिक प्रबल होगा। तीसरा, गतिशील आवेश है वो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेंगे, और चौथा, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया विद्युत चुंबकीय बल। नेक्स्ट है हमारा प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले तो प्रबल नाभिकीय बल लगेगा कहाँ? तो आप सब जानते हो कि ये होता है परमाणु। परमाणु में अंदर क्या होता है? नाभिक, जिसमें क्या होता है? धनावेश, और इसमें कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिकीय बल है इसलिए किसके मध्य लगेगा? नाभिक में उपस्थित कणों के मध्य यानी न्यूक्लियॉन्स के बीच में। न्यूक्लियॉन कौन कौन होते हैं हमारे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। तो ये जो प्रबल नाभिकीय बल होता है ये नाभिक में उपस्थित कणों के मध्य लगता है। दूसरी चीज़, नाभिक में हम कह रहे हैं कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब किसके मध्य लगेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य में। लेकिन देखो, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी बल लगा सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी बल लगा सकता है। इसके अलावा प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे पर बल लगा सकते हैं। तो 3 पॉसिबिलिटी रहती है, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य। तो ये जो तीनों बल होते हैं, तीनों टाइप के, PP, NN और PN, ये तीनों एक समान रूप से लगते हैं, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य जितना बल लगेगा उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगेगा और उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगेगा। ठीक है,
अगला है हमारा जो नाभिक होता है उसकी जो कोटि होती है, यानी कि ये त्रिज्या, ठीक है, ये होती है 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि की। और 10 की घात माइनस 15 मीटर को क्या कहा जाता है? 1 फर्मी। तो इन बलों की परास कितनी होती है? 10 की घात माइनस 15 मीटर, यानी कि 1 फर्मी। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि नाभिकीय बलों की परास कितनी होती है? 10 की घात माइनस 15 मीटर या 1 फर्मी, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी जो इससे पहले पढ़ा था विद्युत चुंबकीय बल, उनकी तुलना में ये 100 गुना प्रबल होते हैं। कितने गुना प्रबल होते हैं? 100 गुना प्रबल होते हैं। अब देखो, हम कह रहे हैं कि नाभिक में हमारा कौन सा बल लगेगा? प्रबल नाभिकीय बल। लेकिन नाभिक में हमारा विद्युत चुंबकीय बल भी होता है। मान लो ये हमारा नाभिक है, तो नाभिक में हमारे प्रोटॉन भी हैं, और प्रोटॉन क्या होते हैं? धनावेशित। तो धनावेशित होने के कारण इन पर क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो क्या होना चाहिए? नाभिक का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो प्रबल नाभिकीय बल है वो क्या करता है? इस प्रतिकर्षण को बैलेंस कर देता है, और हमारा नाभिक क्या रहता है? स्थायी रहता है। तो ध्यान रखना है कि नाभिक के अंदर का प्रबल नाभिकीय बल तो होता ही है, लेकिन साथ में प्रोटॉन के मध्य कौन सा बल भी होता है? विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे हो गए प्रबल नाभिकीय बल। ये प्रकृति के सबसे प्रबल बल है, ठीक है, क्योंकि इससे कम परास में कोई भी बल का अस्तित्व अभी तक नहीं है, इसलिए ये प्रकृति के सबसे प्रबल बल है। नेक्स्ट है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि ये पाया तो न्यूक्लियस में जाएगा, यानी कि नाभिक में ही होगा ये अस्तित्व इसका, लेकिन ये दुर्बल होगा प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में। तो ये कहाँ दिखाई देता है हमको? जो हमारी नाभिकीय विघटन अभिक्रियाएँ होती है, नाभिक जब टूटता है अपने छोटे नाभिकों में, तो इस बल का अस्तित्व वहाँ पर पाया जाता है, जैसे बीटा क्षय में। इन सब के बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल हमको थोड़ा थोड़ा समझना है कि ये होते क्या है बस। तो ध्यान रखना है ये किस में पाए जाते हैं? नाभिकीय विघटन अभिक्रियाओं में पाए जाते हैं, जैसे बीटा क्षय में। इसके अलावा ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल से तो प्रबल होता है। भाई हमने कहा है गुरुत्वाकर्षण क्या है? प्रकृति का सबसे कमज़ोर बल है। तो सबसे कमज़ोर तो गुरुत्वाकर्षण है, और उसके बाद किसका नंबर आता है? दुर्बल नाभिकीय बल का। इसके अलावा जो दो हमारे बल थे, इसके अलावा जो 2 बल और थे हमारे, प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल, उनकी तुलना में ये दुर्बल होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम कह रहे थे नाभिकीय बलों की परास क्या होती है? 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि की। तो ये भी नाभिकीय बलों के बराबर होती है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया दुर्बल नाभिकीय बल। अब देखते हैं कि इन चारों बलों का एक दूसरे से क्या संबंध है। तो हमने कहा था कि सबसे प्रबल हमारा कौन सा बल है? प्रबल नाभिकीय बल। उसके बाद है हमारा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल, और चौथे नंबर पर है गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि सबसे कमज़ोर बल अगर आपसे पूछा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे प्रबल बल यदि आपसे पूछा जाए तो प्रबल नाभिकीय बल। और इनका अनुपात किस तरह से लिखा जाता है? जैसे गुरुत्वाकर्षण बल को मान लिया 1 है इसकी वैल्यू, तो दुर्बल नाभिकीय बल की वैल्यू इसकी तुलना में 10 की घात 26 गुना आएगी। और विद्युत चुंबकीय बल की घात कितनी आएगी? 10 की घात 36, और प्रबल नाभिकीय बल की 10 की घात 39। यानी कि अगर मैं बात करूं कि गुरुत्वाकर्षण बल और प्रबल नाभिकीय बल एक दूसरे से कितने स्ट्रॉन्ग है, तो प्रबल नाभिकीय बल कितना गुना मजबूत है? 10 की घात 39 गुना मजबूत है, ठीक है। इसी तरह से हम विद्युत चुंबकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल की तुलना कर सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल दुर्बल नाभिकीय बल से कितना गुना मजबूत है। तो यहाँ देखो कितनी घात का अंतर है? 10 घात का अंतर है। 36 में से 26 घटाओगे तो 10 की घात 10 आएगी। इसका मतलब विद्युत चुंबकीय बल दुर्बल नाभिकीय बल की तुलना में लगभग 10 की घात 10 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। इस तरह से हम चारों बलों का एक दूसरे से क्या देख सकते हैं? कोरिलेशन देख सकते हैं, यानी संबंध देख सकते हैं, ये एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक है प्रकृति के मूल बल, ये कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 4 बलों के बारे में पढ़ा है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सबसे कमज़ोर कौन सा है। तो यहाँ से आपको केवल एक बेसिक तरह से थोड़ा थोड़ा याद रखना है, क्योंकि इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।